हेलो गाइस, वेलकम टू एडवंकुरन। मैं हूं आपका दोस्त अश्विनी कुमार। और आज का जो वीडियो है वो नागपुरी व्याकरण का अव्यय से है। ठीक है। अव्यय में क्या है ना कि डिफरेंट डिफरेंट बुक में डिफरेंट डिफरेंट प्रकार दे दिए गए हैं, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से समझाया गया है। तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। वैसे भी नागपुरी व्याकरण में यार बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है, क्योंकि एक मतलब कि दो गुट बटा हुआ है। ये आप लोग शायद पता नहीं होगा ठीक से। तो गुट बटा हुआ है। तो अब एक गुट का कहना है कि ऐसा होता है, दूसरे गुट का कहना है कि ऐसा होता है। तो सारे लोग एक मंच में बैठ के एक सही बुक मार्केट में दे नहीं रहे हैं। और उससे क्या होता है ना कि एजुकेटर्स को भी प्रॉब्लम है और स्टूडेंट को तो प्रॉब्लम है ही, है ना। तो मैंने कोशिश किया है, जैसे आज का जो अव्यय का वीडियो है, तो इसमें हम लोग समझेंगे पहले कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में क्या क्या पूछा गया है। ठीक है। तो अभी तक जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, चलिए पहले उसको देखते हैं। ठीक है। उसके बाद जो अव्यय की परिभाषा है, उसके प्रकार है, उसका जो भी डिटेल है, वो सारा कुछ हम लोग देखेंगे। ठीक है। तो पहले प्रश्न देखते हैं। ठीक है। पहला प्रश्न है कि देखिए, पंचायत सचिव 2018 में और राजस्व कर्मचारी का ही एग्जाम उसी समय हुआ था 2018 में। तो उसमें पूछा था अव्यय कर भेद होवेला तो कितना होता है, ये देखिए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 5 होता है। ठीक है। अव्यय के 5 भेद होते हैं। तो अभी जो मार्केट में अवेलेबल नागपुरी व्याकरण के जो बुक हैं, जो आप लोग जो जानते हैं वेल नोन, तो सबसे पहले सदनी व्याकरण, उसमें 4 भेद दिए हुए हैं। ठीक है। दूसरा एक कोई महतो जी हैं, उनका व्याकरण का बुक है, विनोद महतो या ऐसे करके, वो अव्यय दिए ही नहीं, वो क्रिया विशेषण को ही अव्यय मान बैठे हैं। तो शायद उनको जानकारी, मुझे क्या बताए, ये सब थोड़ा सा कम, उससे पता चलता है कि जानकारी नहीं है व्याकरण का, इसलिए लोग बोल देते हैं कि क्रिया विशेषण ही अव्यय है। हालांकि वो अव्यय का कोई चैप्टर है नहीं उनकी बुक में, नागपुरी व्याकरण की बुक में। लेकिन बहुत सारे लोग अगर ये बोल दे रहे हैं कि क्रिया विशेषण इज एज सिमिलर टू अव्यय, तो मतलब कि वो सही नहीं है। ठीक है। यहीं पे मैं आपको समझा देता हूं कि जहां पर संज्ञा, क्रिया विशेषण क्या होता है, क्रिया विशेषण का वीडियो हम आप ऑलरेडी बताए हैं कि क्रिया का विशेषता जो अव्यय बतलाता है उसको क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं, विच इज अ पार्ट ऑफ अव्यय। ठीक है। तो आपको सबसे पहले देख लीजिए कि 4, एक जो सदनी व्याकरण है उसमें बता दिया गया है 4, और एक और जो महतो जी का बुक है उसमें तो कुछ बताया नहीं गया है अव्यय के बारे में। एक सुधीर कुमार राय सर की बुक है, उसमें बताया गया है 5। ठीक है। और जेसी भी जो एग्जाम लिया था ना, तो उसमें 5 ही बताया है। तो आप लोग भी 5 ही को कंसिडर करके चलेंगे। ठीक है। फिर एक क्वेश्चन है कि स्थान वाचक अव्यय कर उदाहरण है के। ये देखिए, पंचायत सचिव 2018 में ये पूछा गया था। ये आपके ऑप्शन है फतखैया, हुआ, उखन, बीहा। ठीक है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हुआ। हुआ का मतलब होता है वहां। तो वहां का मतलब हो गया कि किसी स्थान का बोध करा रहा है। ठीक है। कहाँ जाना है, तो वहां जाना है, तो मतलब कि कोई स्थान में जाना है ना। भतखैया और लिंगा होता है, जो राइट हैंड होता है ना, उसको भतखैया कहते हैं, मतलब ये दिशा सूचक है। ठीक है। उखन, उखन जो है ना, उखन का मतलब होता है उस समय, तो उस समय को उखन बोलते हैं। तो ये एक तरह से आपका समय बोधक, मतलब कि क्या बोलेंगे, समय बोधक अव्यय होगा। ठीक है। तो ये जो है ना, ये आपका स्थान वाचक अव्यय है। ठीक है। ये दिशावाचक है और ये समयवाचक है या कालवाचक है, ऐसे बोलेंगे, समझ रहे। और बिहा लिखा हुआ है, बिहा का तो मीनिंग हमको पता नहीं, मुझे लगता है टाइपिंग मिस्टेक है। चलिए आगे बढ़े। आइज, काइल, अब, तब, सबद, मन कौन अव्यय है के। ये उत्पाद सिपाही 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन देखिए किस तरह से पूछ रहा है। ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, थोड़ा सा आप लोगों को लेकिन दिमाग में रखना है कि हाँ भाई, इस तरह के प्रश्नों को पूछा जा रहा है। ठीक है। तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा, ये आइज, काइल, अब, तब, ये क्या है, सब के सब क्या बता रहा है, काल, काल समय, समय के बारे में बता रहा है। आइज मतलब आज, काइल मतलब कब। ठीक है। तो ये क्या हो जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी है, स्थितिवाचक है यार। कहीं मैं कैसे बताऊं यार, आइज, आज की स्थिति, स्थितिवाचक है, तो स्थितिवाचक ही होगा, हो सकता है। ठीक है। इसको एक बार देखेंगे, मैं फिर से एक बार इसको मैं देख के आप लोग को ग्रुप में मैं डाल दूंगा। ठीक है। ग्रुप में मैं डाल दूंगा कि ये क्या है, लेकिन मुझे इसमें थोड़ा सा डाउट लग रहा है फिर अभी भी। तो स्थितिवाचक है तो ठीक है, आज की स्थिति बता रहा है, आज की स्थिति कैसी है, कल की स्थिति कैसी है। ठीक है। तो हो सकता है कि स्थितिवाचक होगा। चलिए आगे बढ़े। अव्यय ईसन शब्द के कहल जाएला जेकर रूप में लिंग,
वचन पुरुष कारक मन में कोनो विकार होवेला नी होवेला, आकार होवेला नी होवेला। क्या होता है, शिक्षक पात्रता परीक्षा जो हुआ था ना 1 से लेके 5 क्लास तक का जो टीचर का जो भर्ती हुआ था ना, उसमें ये पूछा गया था। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अव्यय का मतलब ही होता है कि वो किसी भी तरह का विकार ना हो। ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन अभी तक जितना भी एग्जाम हुआ है नागपुरी में ना, उसमें अव्यय से इतना ही क्वेश्चन आया है, तो वो सारा मैं आपके सामने रख दिया हूं। अब चलिए आइए आज अव्यय हम लोग समझते हैं कि कैसे समझेंगे। बेस्ड ऑन द क्वेश्चन जो पूछे गए उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको पीडीएफ भी बना के देता हूं, उसी के अकॉर्डिंग मैं आपकी क्लासेस भी लेता हूं। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अव्यय, तो अव्यय को देखिए हिंदी में ऐसे लिखते हैं, नागपुरिया में जो जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं इस तरह से लिखिएगा। ठीक है, तो अव्यय कर सबसे पहले शाब्दिक अर्थ, जेकर व्यय नहीं होवेला अव्यय कहता है। जिसका व्यय नहीं होता मतलब कि जो खर्च नहीं होता है, कम बेसी नहीं होता है, जो जिसके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो उसी को कहेंगे अव्यय। ठीक है, अब आइए इसकी परिभाषा देखते हैं। उसन शब्दांश या शब्द जेकर रूप में लिंग वचन पुरुष कारक मन कर कारण या फिर चलते कोनो बदलाव नहीं होवेला। लिंग हो गया, वचन हो गया, पुरुष हो गया, कारक हो गया, इसकी वजह से उस शब्दांश में कोई चेंजिंग नहीं आता है, तो उसी को हम लोग अव्यय कहते हैं। ठीक है, अब जैसे उदाहरण कखन, जखन, तखन, अखन, हुआ, हिने, कब, क्यों, वाह, आह, ये सब जितना कुछ है ना ये सब अव्यय है। अब जैसे कखन, अगर राम कखन जातव ऐसे बोलेंगे, या फिर सीता कखन जातव, तो भाई कखन तो चेंज नहीं हो रहा है, राम लड़का हो गया, सीता लड़की हो गई, लेकिन कखन नाम का चीज तो नहीं हुआ। अब जैसे कि राम के जगह पे हम लोग बोलेंगे तुहिन, मतलब कि तुम लोग, कखन जाबा, तो कखन तो चेंज नहीं हुआ, कखन वर्ड। मैं आपको सिर्फ एक वर्ड का उदाहरण लेके बता रहा हूं। जैसे मैं कहता हूं कि कखन, तोय कखन जाबे। ठीक है, तोय कखन जाबे। ठीक है, तो कखन नाम का चीज जो है वो तोय में लगे या मोय में लगे या राम में लगे या श्याम में लगे, कखन कखने रहेगा। तो ये एक ऐसा अव्यय है जो अविकारी हो गया, मतलब इसमें मतलब कि संज्ञा का, सर्वनाम का, लिंग का, वचन का कोई भी रूप इसको परिवर्तित नहीं कर पाया, इसको चेंज नहीं कर पाया, तो उसी को कहा जाता है अव्यय। ठीक है, अव्यय सदैव अपरिवर्तित और अविकारी रहेला। कॉन्सेप्ट क्लियर है? चलिए आगे बढ़े। जैसे कि उदाहरण अब देखते हैं कि कखन परीक्षा होवी। ठीक है, कखन परीक्षा होवी, परीक्षा यानी कि परीक्षा कब होगा, एग्जाम कब होगा, तो कखन है वो चेंज नहीं हुआ। उसी तरह से बुधनाथ अखन पढ़त होवी। ठीक है, तो बुधनाथ की जगह पे अगर बोलते हैं कि मन अखन पढ़त होवे, देखिए होवी जो है ना वो चेंज हो जाएगा। जैसे बुधनाथ की जगह पे अगर तो लिख देते ना, तो पढ़त मतलब कि जैसे कि बुधनाथ है, ठीक है, तो बुधनाथ की जगह बोलेंगे कि तोय अखन पढ़त होबे, होवी हो जाता होबे। ठीक है, होबे हो जाता। और अगर बुधनाथ की जगह पे ऊ मन लगा देते तो ऊ मन अखन पढ़त होबे। ठीक है, होबे, देखिए एकदम समझा रहे हैं जो ना, उसको आप लोग ना समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, यहाँ पर जैसे हम बताएं कि ऊ मन मतलब कि बहुवचन लग गया, तो होवी जो है वो होबे बन गया, ऐसे होता है। ठीक है, अब देखिए एडू अंकुरन से पढ़ ले, सेह ले पास भेले। ठीक है, अब यहाँ पर एडू अंकुरन बोलिए कि कोई मास्टर का नाम बोलिए, राम, श्याम, सीता, घनश्याम, पूछो, सेहले जो है ना वो एज इट इज रहेगा, ये अव्यय है, चेंज नहीं होगा। अब देखिए हिने बरखा झरत है, यानी कि इधर जो है वो बारिश हो रही है, तो ये भी हिने जो है इसमें अव्यय का उदाहरण है। चलिए आगे बढ़े। अव्यय कर भेद में अब आते हैं। अव्यय समझ गए, शाब्दिक अर्थ समझ गए, कहां पर यूज हो रहा है देख लिए। अब इसका भेद देख लेते हैं। तो अव्यय कर 5 भेद होवेला, जैसा कि जेएसएससी एग्जाम लिया है उसके अकॉर्डिंग 5 भेद को ही ये मान रहा है, तो आप लोग भी 5 भेद को ही मानिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन नागपुरी सदनी व्याकरण में 4 भेद दिया है, तो उसको भी आप लोग कॉन्सेप्ट में दिमाग में रखिएगा। कौन कौन है? क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय,
समुच्चय बोधक अव्यय, विस्मय आदि बोधक अव्यय और निपात। ये है 5 ठो है। ठीक है, एक एक करके देखते हैं। पहला है आपका क्रिया विशेषण अव्यय। इसको कहेंगे क्रिया विशेषण। आप लोग को जो पढ़ाया गया है ना, उसका वीडियो देख लीजिएगा। क्रिया विशेषण जो है, हो सकता है आपके सिलेबस में ना हो, लेकिन अगर अव्यय है तो क्रिया विशेषण आपको पढ़ना पड़ेगा भैया। ठीक है, तो अविकारी शब्द मन जे क्रिया कर विशेषता बताएगा। किसकी विशेषता बतलाता है? क्रिया की विशेषता बतलाता है। ओके, क्रिया विशेषण कहे ना, जैसे हिने, हुने, हिया, हेठे, कले, कले, रुक रुक के। ठीक है, अब देखिए जैसे कि कैसे रुक रुक के पढ़ेला। पढ़ना एक क्रिया है, तो रुक रुक के पढ़ो भाई, कंटिन्यूअसली पढ़ोगे हैं मतलब कि माथे में दर्द हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए रुक रुक के पढ़ेला। ठीक है, हेठे पटकाए गेलक, हेठे पटकाए गेलक मतलब कि यहाँ पर पटका गए। हिने जावे हेके, ठीक है, तो कहाँ जाना है? जाने का काम हो रहा है। किधर जाने का? तो हिने जाने का काम, इधर जाने का काम हो रहा है। उसी को बोलते हैं क्रिया विशेषण अव्यय। आगे बढ़े। अच्छा, देवल वाक्य में रुई रुई, हेठे, हिने शब्द जो है वो अपन अपन क्रिया पढ़ेला, पटकाए और जावे कर विशेषता बताएगा। देख रहे हैं, इसमें जावेक हो गया, पटकाए हो गया, पढ़ेला हो गया, ये क्या है? ये क्रिया है। इसकी विशेषता कौन कौन बता रहा है? तो रुक रुक, हेठे, हिने, ये अव्यय है। इसीलिए इस तरह के अव्यय को क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्रिया विशेषण जो अव्यय होता है ना, उसका भी 5 प्रकार होता है। ठीक है, 4 प्रकार यहाँ पर लिखे हैं, लेकिन 5 प्रकार होता है। इन लोग बताए हैं, अभी बताएंगे आपको सब कुछ। तो क्या क्या है पहले सो देख लेते हैं। 1 मिनट रुक जाते हैं। क्या क्या है? ठाववाचक या स्थानवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, और एक तो होता 5वां नंबर। ठीक है, उसको कहते हैं दिशावाचक क्रिया विशेषण। अब आप लोग पूछिएगा यार कहीं पर 4 है, कहीं पर 5 है, ये क्या? ये तो और कंफ्यूजन हो गया। देखिए, जो दिशावाचक जो है ना, उसी को ठाववाचक के अंतर्गत रख दिया गया है। ठीक है, व्याकरण की पुस्तक में। तो एक्चुअली क्या होता है ना कि पंडित योगेंद्र नाथ तिवारी जो है ना, नागपुरी भाषा का संक्षिप्त परिचय नामक किताब में क्रिया विशेषण का 4 भेद बताए, जिसमें कि दिशावाचक क्रिया विशेषण को नहीं बताए। अच्छा, वही फादर पीटर शांति नौरंगी जो है ना, नागपुरी सदानी बोली का व्याकरण किताब में क्रिया का 5 भेद बताए। तो ये दोनों को याद रखिएगा, क्या कि ये क्वेश्चन पूछा गया, पंडित योगेंद्र नाथ तिवारी से क्वेश्चन पूछा गया, तो इसीलिए आप लोग दिमाग में रखिएगा तो ज्यादा अच्छा है। क्रिया विशेषण के कैसे प्रकार बताए हैं पंडित योगेंद्र नाथ तिवारी? तो 4 प्रकार बताए हैं। वही फादर पीटर शांति नौरंगी कितना बताए हैं? तो 5 भेद बताए हैं। तो वो 5 भेद यहाँ पर ही है, जो कि पीटर शांति नौरंगी के द्वारा है। और ये जो 4 भेद जो है ना, वो 4 भेद जो है वो आपका पंडित योगेंद्र नाथ तिवारी का है। अच्छा, इसमें हम क्रिया विशेषण जब आपको पढ़ाए थे तो आपको बताए थे कि 4 वर्ड जो है ना, ये याद रख लीजिएगा तो हो जाएगा। कहाँ, कब, कैसे, कितना। कहाँ, कब, कैसे और कितना। तो कहाँ मतलब कि कहाँ जाए रहे, किसी स्थान के बारे में पूछा जा रहा है कि कहाँ जाए रहे, तो रांची जाए रहा हूं, खत्म हो गया बात। तो फिर अब कालवाचक समय, कहिया जाए रहे, तो कहिया को बोलेंगे कब जाए रहे। ठीक है, समझ रहे मेरी बात को? तो कई जाई रही हो, कालवाचक कम में आ गया। अब रीतिवाचक, रीतिवाचक क्रिया विशेषण का मतलब होता है ढंग को बतलाना। कैसे जाए रहे, रेलगाड़ी से जाए रहे, मोटरसाइकिल से जाए रहे, बस से जाए रहे, कैसे जाए रहे। ठीक है, तो मैं रेलगाड़ी से जाए रहा हूं। ठीक है, चलिए अब परिमाणवाचक, कितना कच्चा लगलो, कितना खर्चा भेलो, कैसे पूछते हैं ना, कितना खर्चा भेलो, तो उसी को बोलते हैं परिणाम। तो चल 500 रुपया खर्चा भेलो, तो वो परिणाम को बतला रहा है। तो देखिए यही हो गया 4 प्रकार। और एक तो ये हो जाता है कि दिशावाचक, तो उत्तर दिशा हो गया, पूरब दिशा हो गया, पश्चिम दिशा हो गया। ठीक है, तो उसी को कहेंगे दिशावाचक। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? ये क्रिया विशेषण अव्यय का प्रकार है। अव्यय यहाँ पर छूट गया है, अव्यय होगा। ठीक है, इस बात को आप लोग दिमाग में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं दूसरा नंबर जो है वो है संबंध बोधक अव्यय। तो संबंध बोधक अव्यय किसको कहेंगे? जोन शब्द वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम कर बाद आय के ओकर संबंध वाक्य कर दोसर शब्द से दिखाएला
ओके, संबंध बोधक अव्यय है ना, वैसा शब्द या फिर वैसा अव्यय जो वाक्य में, किसी वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम कर बाद में आता है और उसका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ दिखला देता है, उसी को संबंध बोधक कहते हैं। जैसे कर साथ, पास, आगे, सामने, ठीक है। तो इसको आप एग्जाम्पल से देखते हैं कि बुधनाथ कर दूरा आगू अखरा है के, ठीक है। फिर दूसरा है मंगरा सुखनी कर संगे पेठिया जाए रहे। तो आगू क्या हो गया यहाँ पर, वो एक तरह का संबंध बता रहा है कि बुधनाथ का दूरा तो है ही है, तो दूरा के आगे अखरा है, ठीक है। तो अखरा और दूरा के बीच का संबंध बता रहा है कि आगू है कि पाछू है कि भतखइये है कि दहिने है, ठीक है। तो आगू है, तो आगू एक तरह का अव्यय हो गया। उसी तरह मंगरा सुखनी कर संगे पेठिया जाए रहे, यहाँ पर एक तो कॉमा दे देंगे तो ज्यादा समझिएगा। मंगरा जो है ना वो सुखनी के साथ, सुखनी नाम है, कोई लड़की का नाम है, कर संगे मतलब उसके साथ, पेठिया मतलब कि बाजार गया था, ठीक है। तो ये हो जाता संबंध बोधक अव्यय। अच्छा, अब एक नोट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देखते हैं कि यदि वाक्य में संज्ञा नहीं रहे बोले ओहे अव्यय क्रिया विशेषण कहलाएला। देखिए कितना अच्छी बात है, क्रिया विशेषण और मतलब कि अव्यय में क्या अंतर है, अगर पूछ दिया जाए तो आप लोग ये बोलिएगा कि क्रिया विशेषण में संज्ञा रहता है, ठीक है, संज्ञा, जैसे कि मोय या फिर राम, ठीक है। राम रुक रुक के दौड़ता है, ऐसे बोल रहे हैं, तो उसको कहेंगे क्रिया विशेषण। राम जो है ना वो दौड़ने का काम कर रहा है, तो कैसे कर रहा है, तो रुक रुक के कर रहा है, ठीक है। इस स्लाइड में मैं आपको समझाऊंगा अच्छा से। जैसे रुक रुक के, तो क्रिया विशेषण है, यहां पर लगा देना होगा राम, ठीक है, या बुधना, माने कोई भी नाम, तो राम एक तरह का संज्ञा हो गया, ठीक है। फिर यहां लिख देंगे ऊ हेठे पटकाए गेला, ठीक है, समझ रहे हैं मेरी बात को। तो अगर राम लग गया है, ऊ लग गया है, तो ये एक तरह का संज्ञा है। तो इस तरह से अगर संज्ञा जुड़ जाता है ना तो उसको बोल देंगे क्रिया विशेषण, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर क्या बताया जा रहा है कि अगर कोई वाक्य में संज्ञा नहीं रहता है, ठीक है, तो वो अव्यय कहलाता है। जैसे जाए जून रहे मुदा नी जाए पार लो, जाना तो था लेकिन इसमें ना कोई संज्ञा है ना सर्वनाम है, ठीक है, समझ रहे मेरी बात को। अब रुक रुक के चले चाहिए, रुक रुक के चलना चाहिए, तो कहाँ रुक रुक के चलना चाहिए, किसको रुक रुक के चलना चाहिए। अगर इसी में यहाँ पर कोई नाम रहता ना, ठीक है, कि राम रुक रुक के चलेला या बुधनाथ रुक रुक के चलेला, तो वो क्रिया विशेषण कहलाता। लेकिन इसमें कोई संज्ञा नहीं है ना, तो यही चीज बन जाएगा अव्यय। और किस तरह का अव्यय है ये स्पेशली ये अव्यय कौन सा अव्यय है, तो ये संबंध बोधक अव्यय है। माने किसी भी अव्यय में अगर संज्ञा हट गया तो वो क्रिया विशेषण कहलाता है, सॉरी संज्ञा जुड़ गया तो वो क्रिया विशेषण कहलाता है। समझ रहे हैं मेरी बात को। संज्ञा में क्या क्या होता है, किसी का नाम, ठीक है, स्थान, कोई ठाव, तो उस तरह की चीजों को कहा जाता है संज्ञा, ठीक है। तो अगर संज्ञा जुड़ गया है किसी अव्यय में तो वही अव्यय जो है वो क्रिया विशेषण कहलाता है। ये आप लोग दिमाग में जरूर रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब संबंध बोधक अव्यय कर भेद वो कितना होता है ये देख लीजिए, इतना इतना है। काल सूचक, स्थान सूचक, दिशा सूचक, समानता सूचक, विरोध सूचक, तुलनात्मक सूचक, उद्देश्य सूचक, व्यक्तिरेख सूचक और सहचरवाचक। तो ये है सबका यहाँ पर एग्जाम्पल हम दे दिए हैं, इसको पॉज करके आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें। समुच्चय बोधक अव्यय। अब देखिए समुच्चय का अर्थ जो होता है ना, कोई समूह, सब या समूचा, उस समुच्चय बोलते हैं, सारा का सारा उसको समुच्चय बोलते हैं। तो परिभाषा देखेंगे समुच्चय बोधक अव्यय का कि जोन अव्यय दो या दो से अधिक शब्द मन, वाक्यांश मन अथवा वाक्य मन के आपस में जोड़ेला या अलग करेला, ओके समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। तो जोड़ने का भी काम कर रहा है, अलग करने का भी काम कर रहा है, ठीक है। दो या दो से अधिक शब्द को, वाक्यांश को या फिर वाक्य को, ठीक है। तो जैसे कि रंथु और अंकुर, एडू अंकुरन से नागपुरी पढ़े ना, तो
तो ये जोड़ने का काम चल रहा है। ठीक है, रंतु और अंकुर दोनों को मिलके जुड़ के एडवंकुरन से नागपुरी सीख रहा है। काका और मोहन जतरा देखे जा रहे हैं, माने फिर से दोनों को जुड़ रहा है, तो संयोजक का काम हो रहा है। अच्छा, संज्ञा इया सर्वनाम के जुदा करेला, तो देखिए संज्ञा या तो संज्ञा या तो फिर सर्वनाम, तो यहाँ अलगाव का भाव है। चलिए ये एग्जाम्पल अगर टफ लग रहा है तो एक इजी एग्जाम्पल फिर से, रानी या सोहन क्लास टॉपर हो मैं, या तो रानी होगी या फिर सोहन होगा, दोनों में से कोई एक होगा। तो इसमें जो अव्यय लग रहा है इया, तो इया जो रेड मार्क्ड है ना वो अव्यय है, इस बात को ध्यान में रखना। ठीक है, तो ये एक तरह का समुच्चय बोधक अव्यय है। आगे बढ़े, समुच्चय बोधक हेटे देवल मतलब कि किस तरह से यूज होता है समुच्चय बोधक का, तो या तो जोड़ने का काम करता है, या तो विरोध का काम करता है, या तो विकल्प का काम करता है, या फिर परिणाम बताने का काम करता है। चलिए अब इसको देखेंगे। समुच्चय बोधक कर भेदक, समुच्चय बोधक अव्यय है ना, उसका भी भेद है। क्या है? समानाधिकरण समुच्चय बोधक और व्याधिकरण समुच्चय बोधक। तो समानाधिकरण समुच्चय बोधक में क्या होता है? समान पद या समान वाक्य मन को जोड़ता है, जैसे और हो गया, या हो गया, मुदा हो गया, सेहले, निहितो, मन, ये सब जो है ना समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय होता है। अच्छा, अब इस सब का उदाहरण देख लेते हैं। ये तो जैसे हो गया, अब उदाहरण देख लेते हैं। जैसे राम और श्याम सहिया भाई है कहें, तो ये जोड़ने का काम कर रहा है। ठीक है, राम और श्याम क्या है? सहिया भाई। ठीक है, तो उन लोग को राम और श्याम को जोड़ने का। एग्जाम कर डेट निकल रहे मुदा कैंसल भे गेला, तो ये एक तरह का विरोधाभास है कि एग्जाम तो होना था लेकिन कैंसल हो गया। तो यहाँ पर मुदा जो है वो एक तरह का आपका मतलब कि क्या बोलिएगा, समानाधिकरण समुच्चय बोधक समुच्चय, मतलब आप समझिएगा समुच्चय बोधक अव्यय। ठीक है, आज रोहित कप्तान बनी या कोहली बनी। ठीक है, या तो रोहित बनेगा या फिर कोहली बनेगा, तो ये एक तरह का विकल्प है। ठीक है, दोनों में से कोई एक बनेगा। चलिए आगे, टंगरी या फिर गोड़ मुरई जाए रहे, से ले झूमर खेले नी जाए रहो। ठीक है, तो ये एक तरह का परिणाम हो गया। ठीक है, कि भाई इसीलिए हम नहीं जा पाए, कारण या परिणाम, यहाँ पर परिणाम नहीं सोच लीजिएगा, परिणाम लिखा हुआ है। ठीक है, तो कारण को कहते हैं, का कारण से तुम नहीं गए। ठीक है, तो उसका पैर मुरक गया था इसीलिए बेचारा नहीं जाने सका झूमर खेलने के लिए। ठीक है, तो इसी को कहेंगे समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। अब आगे बढ़े, समुच्चय बोधक हेठे देवल, मतलब कि वही सेम चीज पिछले बताए हैं, जोड़ने का काम करता है, विरोध का, विकल्प का, या परिणाम या कारण बताना होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्याधिकरण समुच्चय बोधक, व्याधिकरण समुच्चय बोधक में अब क्या होता है? अव्यय जो कोई मिश्र वाक्य में, मिसाल वाक्य में आश्रित उपवाक्य मन के जोड़ने का काम करता है, उसी को कहते हैं व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। ठीक है, जैसे काले की, तैयो, फिन, माकिल, माने की। अभी सबका उदाहरण देखते हैं। कॉलेज जाए रहो, फिर कैंटीन में नाश्ता कर लो। कॉलेज गए, भूख लगा तो फिर कैंटीन में नाश्ता किए। तो कहाँ गए थे? कॉलेज गए थे। ठीक है, वो एक तरह का मिश्र वाक्य हो गए ये दोनों, इन लोग को जोड़ने का काम जो कर रहा है उसी को व्यधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। मोय समय से नहीं आए पारलो, काले की पानी मारत रहे, मुझे समय से कहीं पर जाना था, नहीं जा पाया। काहे? तो क्योंकि पानी बारिश हो रही थी। तो इस तरह का जो अव्यय रहता है उसको व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं, मिश्रित वाक्य में लगता है। ठीक है, आगे बढ़े। अब विस्मयादि बोधक अव्यय होता है। विस्मयादि बोधक आप लोग बहुत अच्छा जानते हैं कि जिससे भाव जो होता है ना, मन का भाव, उसको बोध कराता है। जैसे जोन अव्यय से रीच, शोक, शोक मतलब कि दुख, भय, अचरज, बथा, घिन, मन जैसन भाव कर बोध होवेला, ओके विस्मयादि बोधक अव्यय कहना। जैसे रीच, रीच में होता वाह, शाबाश, आहा, ऐत सुंदर। शोक में हाय, ओ, आह, ऐसे करते हैं ना। भय में कैसे कहता है? हाय के माय, हाय रे, ऐसे कहते हैं ना। बाबा रे बाबा, बाप रे बाप, ऐसे बोलते हैं। अचरज में होता अरे, ए, का, ऐसे करके बोलते हैं ना। घिन में चिची, छो, हट, थू थू, ऐसे बोलते हैं ना। वही प्रशंसा में फिर होता है बेश, नगद, शाबाश। आशीर्वाद में रहता है निके रहा। अभिवादन में बोलते हैं जोहार, नमस्ते। संबोधन बोलते हैं हे हो, अरे। चेतावनी बोलते हैं सावधान या खबरदार।
तो ये सब जितना भी चीज है ना वो विस्मयादिबोधक अव्यय का उदाहरण है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़े। अगला है निपात, ये 5वां नंबर आपका पॉइंट है। लास्ट भेद जो है वो निपात। निपात कुछ नहीं होता, बलाघात, निपात, अपनिहिति, ये सब चीज जो है ना एक्के का मतलब एक्के टाइप का चीज है। ठीक है, वैसन अव्यय, चलिए परिभाषा को देखते हैं। वैसन अव्यय जब वाक्य में कोनो शब्द या पद कर पाछू यानी कि बाद में जुड़ाता है और विशेष बल प्रदान करता है उस वाक्य में या फिर उस शब्द में, तो उसी को कहते हैं निपात। ठीक है, जैसे कुन, गो, ठो, जून, ये तो जैसे हुआ उदाहरण से समझते हैं। कटी कुन तियन दे, तो कटी कुन मतलब कि थोड़े सा, तो बात के तोय जून जान पे। ठीक है, तो जून जो लगा ना वो एक तरह का निपात है। ठीक है, एगो राजा रहे, ठीक है, एक ही राजा था। ठीक है, एक किसी राज्य में एक ही राजा होता है तो एगो राजा रहे। ठीक है, उसी तरह से राजा कर साथ, अच्छा साथ लिखा गया, सात थो या सात गो बेटी मन रहे, तो ये ठो या गो जो है वो भी एक तरह का निपात है। दोस्तों ये है आपका अव्यय। अव्यय को आप लोग देख लिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी मैं डाल दिया हूं। अच्छा, इसका एमसीक्यूज भी और जितना बनेगा ना तो आप लोग को प्रोवाइड करा दिया जाएगा, लेकिन अभी जो एमसीक्यू आपको जो मिला है उसी की तैयारी कीजिए। अगला जो प्रैक्टिस टेस्ट होगा उसमें उसी में से आप लोग को दिया जाएगा। ठीक है, हो सकता है क्वेश्चन का स्वरूप चेंज कर दिया जाए लेकिन क्वेश्चन यही रहेंगे। तो ये है अव्यय। आई होप इसको आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।